अब हमने ये तो देख लिया था कि 1854 में जूलियस वॉन ने ये एविडेंस दे दिया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने ये भी बता दिया था कि ब्लू और रेड लाइट पे पीक आती है क्लोरोफिल ए की। अब उसके बाद मिड 19th सेंचुरी तक हमें कुछ की फीचर्स पता चल गए थे उस प्लांट के प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के। क्या की फीचर्स हमें पता चले कि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट को CO2 और वाटर मिलता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारा ग्लूकोज। तो इसी पे ही एक तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करता है, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट, उनके लिए एक एम्पिरिकल इक्वेशन दी गई, जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एक बेसिक इक्वेशन जो सही नहीं होती पर उसमें रेशो होता है। जैसे CO2 प्लस वाटर गिव्स CH2, जैसे C6H12O6 में 1:2:1 का रेशियो आया, तो उस हिसाब से उन्होंने CH2 लिख दिया, क्योंकि उन्हें भी क्लियर नहीं था कि ये कार्बोहाइड्रेट तो है पर कौन सा है, ग्लूकोज। ये हमें आज पता है, उस वक्त पता नहीं था। फिर यही हमारी फोटोसिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग में एक माइलस्टोन, एक खास कंट्रीब्यूशन किया गया बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। उन्होंने एक तरीके से ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी किया, जैसा कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो उन्होंने माइक्रोब्स पे स्टडी की। तो उन्होंने ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी करके बताया कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट है, यानी ये उन्होंने कंक्लूड किया, यानी अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज प्रूव होती थी उन्होंने भी उसे कंफर्म किया कि हाँ, फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। उसके बाद उन्होंने ये चीज कही कि हाइड्रोजन किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलता है, जैसे कि नॉर्मली पानी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन -2 से 0 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है पानी, जो ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, उससे H+ आयन रिलीज हो रहे हैं जो CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया क्योंकि उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि वो वाटर ही है, तो उन्होंने इसे नाम दिया H2A, जहां पे A इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और H प्लस CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं CH2O, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि उस वक्त ये भी नहीं पता था कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, एंड ये भी नहीं पता था कि वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, इसलिए ये बेसिक इक्वेशन लिखी गई थी। अब हमने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, तो उनमें जो हाइड्रोजन का डोनर था वो वाटर था, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑक्सीजन आया। लेकिन जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज या पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज जिन्हें हम कहते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन का डोनर होता है वो H2S होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन डोनर होता है ना, वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हाइड्रोजन डोनर है, तो यहाँ पे जो सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइज होगा, या तो सल्फर में या सल्फेट में। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यानी वो कौन सा बैक्टीरिया है, उस हिसाब से या तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर है उसे सल्फर, मतलब सल्फाइड में सल्फर इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसे नॉर्मल सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, या फिर सल्फेट में करेगा। अब ये चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ग्रीन प्लांट में जो ऑक्सीजन आ रही है वो पानी से आ रही है, CO2 से नहीं आ रही है। ये क्लियर हुआ, पर इसे प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना, तो प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक। इसमें हमने अगर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप यूज किया, यानी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज की है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो भी रेडियो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कहना यह है कि वाटर इज द डोनर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक बार हमने ये चीज की, दूसरी बार हमने CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव यूज की, तो ऑक्सीजन में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो इससे प्रूव हो गया कि यस, वाटर ही ऑक्सीजन का डोनर है, सॉरी, वाटर ही हाइड्रोजन का डोनर है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 के अंदर। अब ये करेक्ट इक्वेशन आ गई, 6CO2 12H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। पर ये दिखने में एक स्टेप में दिख रहा है, पर ये एक ऐसे चुटकी सिंगल रिएक्शन में नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टेप्स में होता है, जो हम आगे कवर करेंगे। पर यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक ऐसा सवाल दे रखा है कि व्हाई देयर आर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर। तो ये चीज एनसीईआरटी में स्टेटमेंट एट द एंड लिखा हुआ है इस टॉपिक के, तो थोड़ा सा हम इसे आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, बट
फॉर शॉर्ट क्यूरियसनेस मैंने इसे अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हमारे को एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए 2 NADPH चाहिए। तो ओवरऑल इन इक्वेशन से CO2 मॉलिक्यूल है तो हमें 12 NADPH चाहिए, यानी ओवरऑल 12H+ आयन यहाँ पे रिक्वायर है। और ग्लूकोज के लिए भी यानी CO2 को रिड्यूस करने के लिए भी 12H+ आयन रिक्वायर्ड है। तो टोटल हमें 24H+ आयन चाहिए। तो अगर हम 12H2 लेंगे तो 12 से तभी हमें 24H+ आयन मिलेंगे। तो हेंस हमने बता दी कि वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। तो बेसिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल हम आगे देखेंगे। हम आगे देखते हैं। सवाल ये है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? ग्रीन प्लांट्स में तो होता है, पर ग्रीन प्लांट्स में भी कहाँ? तो बेसिक जवाब होगा ग्रीन लीफ में। ग्रीन लीफ में क्यों? क्योंकि हमें पता है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस क्या ग्रीन लीफ में ही होता है? नहीं, प्लांट का हर वो पार्ट जो कि अभी ग्रीन है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे अगर प्लांट की स्टेम अभी ग्रीन है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगी। अब लीव्स में ऐसा क्या होता है? लीव्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं, और मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत ज्यादा नंबर में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल सेल में ना वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, या तो मीजोफिल सेल की वॉल के पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर वो उसमें स्कैटर्ड भी होते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि भाई लाइट कितनी आ रही है, लाइट हाई है, लाइट का अमाउंट कम है, लो लाइट है, या फिर मॉडरेट लाइट है। यानी उन्हें तो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट भी एक चीज है जो चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। तो वो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट को पाने के लिए, उस ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट के लिए वो अपने आप के फ्लैट सरफेस को, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो मीजोफिल सेल के वॉल के परपेंडिकुलर या पैरेलल अलाइन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हाई लाइट है यानी लाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल सेल की वॉल के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएंगे, जिसे पैरास्ट्रोप कहा जाता है। और अगर अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रही है वो लो है तो उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट तो चाहिए ही। पर अगर लाइट ही कम आ रही है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल, तो उसे कहा जाता है एपिस्ट्रोप। और जब मॉडरेट लाइट आ रही है तो उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो पूरे मीजोफिल सेल में स्कैटर्ड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब हम देख रहे हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रोमा और एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आते हैं ग्रेना। ग्रेना हम बहुत सारे प्लूरल में यूज करते हैं, सिंगल ग्रेनम यूज करते हैं। अब ग्रेनम क्या है? ग्रेनम एक तरीके से पाइल है या स्टैक है, मतलब जैसे एक पूरा इकट्ठा बना हुआ बंडल होता है ना कॉइन्स का, एक के ऊपर एक ऐसा स्टैक बन रहा होता है, वैसे ही एक ग्रेनम में स्टैक बने हुए होते हैं थाइलेकॉइड के। अब थाइलेकॉइड में क्या होता है? थाइलेकॉइड में एक ल्यूमन होता है, और ल्यूमन जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ल्यूमन के अंदर पिगमेंट होता है। थाइलेकॉइड पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। अब थाइलेकॉइड जो है वो अरेंज हो गए स्टैक्स में, एक कॉइन मान लो, दूसरा तो वैसे एक थाइलेकॉइड, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे एक स्टैक बना लिया। उस स्टैक को हम कहेंगे ग्रेनम। पर ऐसा एक तो है नहीं, बहुत सारे, तो वो मिलके कहलाएगा ग्रेना। अब एक ग्रेनम का और दूसरे ग्रेनम का थाइलेकॉइड आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लेमेला, तो वो कनेक्ट कर रहा है थाइलेकॉइड को दूसरे थाइलेकॉइड से। ठीक है, अब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि क्लियर डिवीजन है लेबर का विथ इन क्लोरोप्लास्ट। अब हमने देखा क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विथ इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम आता है जिसमें ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेला होते हैं, और दूसरा स्ट्रोमा होता है जो हमने पहले देखा। तो अब थाइलेकॉइड ग्रेना मतलब थाइलेकॉइड उसमें आ गया, तो थाइलेकॉइड में क्या है? पिगमेंट है। तो उनका एक काम क्या हो गया? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, और लाइट एनर्जी तो कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा काम क्या है? यहाँ पे सिंथेसिस होता है एटीपी का और एनएडीपीएच का, तो ये लाइट रिएक्शन में आ गया। लाइट रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट से डिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब इसको हमने लाइट रिएक्शन में इंक्लूड किया क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, यानी शुगर को, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के एंजाइम्स जो होते हैं वो स्ट्रोमा में अवेलेबल होते हैं। पर ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब लाइट नहीं भी होगी तो ये हो सकता है। पर
ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन से आने वाले प्रोडक्ट्स पे, यानी एटीपी पे, एनएडीपीएच पे। तो अगर एक प्लांट को बिल्कुल ही लाइट ना मिले तो स्ट्रोमा वाले रिएक्शन भी नहीं होंगे, पर थोड़ी सी लाइट मिल रही है तो वो लाइट रिएक्शन भी हो जाएंगे। फिर लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बने एटीपी, एनएडीपीएच, वो स्ट्रोमा के एंजाइम्स यूज करके डार्क रिएक्शन भी हो पाएगा। अब इसको कन्वेंशनली नाम डार्क रिएक्शन दे दिया है क्योंकि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंट है। इसलिए अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है डार्क रिएक्शन के लिए कि वो डार्क में अकर करते हैं या लाइट पे पूरी तरीके से ही डिपेंडेंट नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटो मीन्स लाइट और उससे जुड़े केमिकल रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा और ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। अब लाइट हार्वेस्टिंग मतलब इस लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब बेसिकली लाइट रिएक्शन में हमारे को लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स तो चाहिए ही। तो जो पिगमेंट्स थे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स, क्योंकि हमें ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्योंकि हमें पता है पिगमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। तो ये पिगमेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में। अब इनका नाम 1 और 2 अकॉर्डिंग टू ये कब डिस्कवर हुए। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे 1 कह दिया, जो बाद में डिस्कवर हो गया उसे 2 कह दिया। ये इस आधार पे नहीं है कि पहले 1 वाला फंक्शन करेगा बाद में 2 वाला फंक्शन करेगा, नहीं, ये अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी इनका सीक्वेंस कहा गया है। अब बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि हमें फोटो सिस्टम में मिलने वाला है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, यानी सभी क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट्स होते हैं पर प्रोटीन से बाउंड होते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम है इसी में ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी ओवरऑल फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, यानी सारे ही पिगमेंट्स हैं, पर इनमें से एक मॉलिक्यूल अलग से होता है क्लोरोफिल ए का, जो रिएक्शन सेंटर बनता है या एंटीना ही बनता है या फिर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये तीनों नाम एक ही उस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के। वो बेसिकली क्या होता है, ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं जब इन पर फोटोन लाइट गिरती है तो ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ही बेच रहे हैं। तो यही ये काम कर रहे हैं बाकी सारे पिगमेंट। और क्लोरोफिल ए जो है वो फिर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जेट कंटिन्यू करा रहा है, जो अब हम देखेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बाकी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का मैंने ब्लैक कलर करके उससे रिएक्शन सेंटर कहा है, वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये आता है, क्या दोनों फोटो सिस्टम्स बिल्कुल सेम हैं, क्या यहाँ उनमें कोई डिफरेंस है? तो दोनों फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर अलग अलग होते हैं। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर यानी उसका जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक आता है 700 नैनोमीटर पे, यानी उसके लिए 700 नैनोमीटर की जब उस पर लाइट गिरेगी तब वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। और फोटो सिस्टम 2 का एब्जॉर्प्शन पीक या मैक्सिमा 680 नैनोमीटर पे आता है, तो जब उस पर 680 नैनोमीटर की रेड लाइट गिरेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। अब एक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी एक बेसिक आइडिया। फोटो सिस्टम 2 जो कि 680 नैनोमीटर का होता है, यानी जिसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर पे होता है। सबसे पहले जब उस पर 680 नैनोमीटर की लाइट गिरती है तो हमें पता है फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, एक रिएक्शन सेंटर है। तो 680 नैनोमीटर की लाइट गिरी तो रिएक्शन सेंटर क्या हुआ, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका सीक्वेंस रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज़्यादा है। अब ये जेड स्कीम बनती है वो हम अभी आगे देखेंगे, पर अभी ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट तो करता है, पर किसको, जो प्रोटॉन कैरियर होता है उसे, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, प्रोटॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। अब ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंटली और अच्छे से हम कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखेंगे। अभी बेसिकली उस प्रोटॉन कैरियर जिसको वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन।
प्लास्टोक्विनाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B6F पे, यानी साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम वापस से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन को भेजता है, वो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को भेजता है। अब फोटोसिस्टम 1 पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, तो वो किसके पास जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है NADP+ के पास और उससे रिड्यूस कर लेता है NADPH+H+ में। अब हम आगे जो है इसकी Z स्कीम देखेंगे तो हमें और ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे होता है। और ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं NADP, फोटोसिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F, ये बहुत अच्छे से हम देखेंगे कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो भी आगे आने वाला है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो Z स्कीम होता है, यानी इसका जो शेप बन रहा होता है ना वो Z स्कीम दे रहा होता है। जैसे पानी, वाटर जो है उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम 2 पे। अब वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर से इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं वो भी हम देखेंगे, पर वाटर से फोटोसिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फोटोसिस्टम 2 पे मतलब फोटोसिस्टम 2 पे जब लाइट आएगी तो वो लाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। अब फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होंगे, पर अगर कंटिन्यूसली सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस भी तो होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिमूव हो रहे हैं उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फोटोसिस्टम 2 को दिए जाते हैं। अब जब फोटोसिस्टम 2 पे 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। जैसे हमें पता है एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं जब हम करते हैं और दूर न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में चल जाते हैं, तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये अपहिल मूवमेंट हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पे रिडॉक्स के हिसाब से डाउनहिल है, मतलब पोटेंशियल जो है रिड्यूस होने का वो कम है, तो इसलिए ये डाउनहिल मोमेंट है, इसलिए यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम 2 पे। अब फोटोसिस्टम 2 पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जब फोटोसिस्टम 1 पे 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो कोई ना कोई तो उससे रिप्लेस करेगा ना। तो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए थे वो फोटोसिस्टम 1 पे के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर रहे हैं और फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को पानी ने रिप्लेस किया। अब फोटोसिस्टम 1 का जब 700 नैनोमीटर की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उससे फिर डाउनहिल मूवमेंट होता है, यानी कंपैरेटिवली उस एक्सेप्टर के कंपैरिजन में रिड्यूस होने का पोटेंशियल NADP+ का क्या है, कम है, तो वो वहां से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन NADP+ जो कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है उसके पास गए और NADP+ जो है वो रिड्यूस हो गया NADPH में, जो कि हाई एनर्जी का एक